जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को साइंस का ब्रह्मास्त्र 2026 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, एनसीईआरटी का साइंस उठाए हैं, वन लाइनर है, 2026 वाला है, ठीक है। और इससे पहले जो है 3 क्लास हो चुका है, जिसमें फिजिक्स का सेक्शन जो है समाप्त कर दिए हैं। तो अब हम लोग जो है केमिस्ट्री की ओर चल रहे हैं दोस्तों। इसमें भी टोटल जो है 3 क्लास हुआ केमिस्ट्री का, ठीक है। तो आप सभी जो है इसको मन से देखिए, खासकर जिनका भी एग्जाम बीएसएससी वाले हैं, चाहे इंटर लेवल वाले हैं, चाहे फिर एडीओ वाले हैं, चाहे ग्रुप डी वाले हैं। यह जो है सभी के लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियो जो है साबित होगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जो है लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है दोस्तों, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछने की संभावना रहता है, ठीक है। और इस बार दोस्तों हार नहीं मानना है, इस बार हार नहीं मानना है, जीत के दिखाना है। कहते हैं दोस्तों, हार मत मानो दोस्त, क्योंकि सफलता जो है हमेशा समय लेती है, ठीक है। सफलता जो है हमेशा समय लेती है। तो आज हम देखते हैं दोस्तों कौन कौन सा चैप्टर हम लोग खींचते हैं, आपको दिखा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग आज जो है चैप्टर नंबर 1 द्रव और इसकी अवस्थाएं देखेंगे, परमाणु संरचना देखेंगे, और एक देखेंगे दोस्तों संयोजकता और रासायनिक बंधन और रासायनिक अभिक्रियाएं। टोटल 4 चैप्टर जो है हम एक वीडियो में ले रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको मन से देखिएगा थोड़ा सा, ताकि आपको फायदा करे दोस्तों, ठीक है। और इससे पहले दोस्तों हम बीएसएससी सीजीएल 4 वाले के लगभग सभी सेट प्रैक्टिस करवा चुके हैं। जैसे रुक्मिणी का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करवा चुके हैं, ठीक है। आपको जो यूटेरिया का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करवा चुके हैं दोस्तों, ठीक है। आप देख रहे हैं कौटिल्य जीएस का भी करवा चुके हैं। तो इन सभी का सेट प्रैक्टिस करवा चुके हैं, जिसका कि प्लेलिस्ट में सभी दिया हुआ, या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक में आप चेक कर लीजिएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और इन सभी किताब का पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विद सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, या फिर आप सर्च कर सकते हैं दोस्तों, एबीसी विथ सुमन के नाम से जो है सर्च कीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री है। तो आइए दोस्तों हम लोग केमिस्ट्री की ओर चलते हैं, ठीक है। मेरे साथ बने रहिएगा। कहता है दोस्तों कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना, उसके संगठन, गुणधर्मों तथा विभिन्न पदार्थों की पारस्परिक रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एट वाइन लेबोजियर, ठीक है, फ्रांसीसी रसायन शास्त्री लेबोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है, तो याद रखिएगा कि लेबोजियर जो है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक है। आगे देखिएगा, चैप्टर नंबर 1 है, क्या है, द्रव और इसकी अवस्था, ठीक है। द्रव और इसकी अवस्था देखिएगा। पहला में द्रव के बारे में बता रहा है दोस्तों। कहता है वे वस्तुएं जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, अर्थात उसका कुछ न कुछ भौतिक अस्तित्व होता है, द्रव कहलाती है। उदाहरण के लिए दिया हुआ है कि सोना, चांदी, जल, वायु, ये सभी जो है द्रव के रूप में आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था? तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में किया था, ठीक है। रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अतिशीतित द्रव किसको कहते हैं? अतिशीतित द्रव अक्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताया गया दोस्तों। कहता है ऐसे ठोस जिसके अवयवी कणों की आकृति तथा व्यवस्थित, अनियमित एवं अनिश्चित होती है, ठीक है, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इसको आभासी ठोस भी कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए रबर, कांच, प्लास्टिक, ये सभी जो है अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। आगे देखिएगा, आगे कुछ दिया हुआ दोस्तों। अच्छा, थोड़ा सा इधर पहले आते हैं, उसके बाद हम बढ़ते आगे हैं, ठीक है। कहता है टूथपेस्ट, टॉयलेट सॉप, मृदुल पेय किस प्रकार के मिश्रण के उदाहरण है? तो ये सभी जो है समांगी मिश्रण का उदाहरण है, ठीक है। टूथपेस्ट, टॉयलेट सॉप, मृदुल पेय, ये सभी जो है समांगी मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक द्रव्यों को स्वतः परस्पर मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा विसरण कहते हैं, ठीक है, विसरण कहते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, कुछ मिश्रण के प्रकार दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, मिश्रण के प्रकार दिया हुआ है, ठीक है। तो मिश्रण 2 तरह के होते हैं दोस्तों, एक जो है समांगी मिश्रण होते हैं, एक जो है विसमांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है। इसमें जो है यानी कहने का मतलब समांगी मिश्रण में देखते हैं तो इस मिश्रण में प्रत्येक भाग में
सम्मिलित पदार्थ का संगठन एक समान होता है। अगर बीसमांगी मिश्रण देखते हैं दोस्तों तो कहते हैं कि इस मिश्रण में सम्मिलित पदार्थों का संगठन सर्वत्र एक समान नहीं होता है। ठीक है, इसे बीसमांगी मिश्रण कहते हैं। यहाँ समांगी मिश्रण को भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखते हैं जिसको विलयन लिखा गया है दोस्तों, यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, इसको तीन भागों में, एक ठोस विलयन, एक द्रव विलयन और एक जो है गैस विलयन के रूप में बांटा गया है। अब बीसमांगी मिश्रण की बात करते हैं दोस्तों तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक कोलायड में बांटा गया है, एक निलंबन में बांटा गया है। ठीक है, अगर हम कोलायड की बात करते हैं दोस्तों तो कहता है कि मिश्रित पदार्थ का एक कण एक दूसरे से पूर्णतः मिश्रित नहीं होते हैं। मिश्रित पदार्थ का एक कण एक दूसरे से पूर्णतः मिश्रित नहीं होते, उसे कोलाइड कहते हैं। अगर हम निलंबन की बात करते हैं दोस्तों तो बड़े आकार के ठोस द्रव में घुलते नहीं है बल्कि पात्र की तलहटी में एकत्रित हो जाते हैं, उसे निलंबन कहते हैं। ठीक है, और इसी के बारे में जो कुछ बताया गया दोस्तों, देख रहे हैं ये जो कोलाइड है इसी के बारे में कुछ दिया गया है, झाग, पायस है, सॉल, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड, ये सभी दिया गया है। देखिएगा दोस्तों नीचे एक पॉइंट दिया गया है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है डेनमार्क के रसायन वैज्ञानिक सोरेनसन ने वर्ष 1909 में पीएच पैमाना का आविष्कार किया था। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए इसको बढ़िया से रिवीजन जब तक नहीं कीजिएगा दोस्तों जब तक कोई फायदा नहीं करेगा। 1 से 2 बार मन से कम रिवीजन कीजिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए एक रामबाण की तरह है। ठीक है, तो इसको आप जरूर मन से देखिएगा ताकि आपको बहुत ही फायदा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध यानी कोलाइड किस प्रकार के मिश्रण होता है? तो दूध जो है विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। दूध क्या है? विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल किस प्रकार का पदार्थ है? तो जल एक यौगिक है। जल क्या है? एक यौगिक है। आगे बढ़ते हैं, दूध, इस्पात, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कौन सा एक मिश्रण का उदाहरण है? राइट आंसर होगा इस्पात। ठीक है, इस्पात। आगे बढ़ते हैं, कहता है एंट वान लेबोजियर ने वर्ष 1789 में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किया। ठीक है, यानी द्रव्यमान संरक्षण नियम के प्रतिपादन लेबोजियर के द्वारा 1789 में किया गया था। आगे देखिए, कहता है दूध किस प्रकार का विषमांगी मिश्रण है? तो दूध जो है पायस है। क्या है? पायस, जिसे इमल्सन कहते हैं। निलंबन कणों का आकार कितना होता है? निलंबन कणों का आकार 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के मध्य होता है। 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेल, झाग, सॉल किस प्रकार के विलयन है? जेल, झाग, सॉल जो है कोलाइड विलयन का उदाहरण है, कोलाइड विलयन। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, कहता है टिंडल, ब्राउनी गति तथा स्कंदन किसका प्रमुख गण है? टिंडल, ब्राउनी गति तथा स्कंदन जो है कोलाइड का प्रमुख गण है। ठीक है, कोलाइडो का प्रमुख गुण है, हम गण बोल रहे थे दोस्तों, सॉरी, गुण है। आगे बढ़ते हैं, कोहरा किस प्रकार के कोलाइडी मिश्रण है? तो कोहरा जो है गैस में द्रव का कोलाइडी मिश्रण है, गैस में द्रव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायस किस प्रकार के कोलाइड होता है? द्रव में द्रव का मिश्रण। नेक्स्ट, वायु, एलपीजी, गैसोलीन, अशुद्ध जल में कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो इन सभी में अशुद्ध जल जो है एक मिश्रण के रूप में नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं, कहता किस मिश्रण को वास्तविक विलयन कहते हैं? तो वास्तविक विलयन समांगी मिश्रण को कहते हैं। ठीक है, समांगी मिश्रण को। अब इसमें हम देख रहे हैं दोस्तों, इसमें हम देख क्या रहे हैं कि मिश्रण और यौगिक में अंतर दिया हुआ है। तो दोनों में अंतर क्या है देखिएगा। ठीक है, कहता है तत्व और यौगिक भौतिक रूप से मिलकर मिश्रण बनाते हैं। तत्व और यौगिक जो है भौतिक रूप से मिलकर मिश्रण बनाते हैं, जबकि यौगिक के बारे में कह रहा है दोस्तों कि तत्व रासायनिक क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, तत्व जो है रासायनिक क्रिया करता है, उसके बाद नया यौगिक का निर्माण करता है। आगे देखिएगा, मिश्रण के निर्माण में रासायनिक प्रक्रिया शामिल नहीं होती है। जो मिश्रण का निर्माण होता है उसमें रासायनिक प्रक्रिया शामिल नहीं होता है, लेकिन यौगिक के निर्माण में रासायनिक प्रक्रिया शामिल होता है। इसके बाद तो मतलब ये जो नया यौगिक का निर्माण होगा ना मिश्रण के बाद ही। ठीक है, प्रतिक्रिया होगा, अभिक्रिया होगा, उसके बाद। आगे बढ़ते हैं, कहता है मिश्रण के संगठन परिवर्तनीय है। उदाहरण के लिए नमक और जल के मिश्रण। ठीक है, जिसमें नमक का अनुपात बदला जा सकता है, लेकिन यौगिक में कह रहा है दोस्तों कि यौगिक का संगठन जो है सदैव अस्थायी होता है। यौगिक का संगठन जो है सदैव अस्थायी होता है। उदाहरण के लिए H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निश्चित अनुपात में मिश्रण, ये क्या बन गया? ये आपको यौगिक बन गया। ठीक है, H2O क्या है? एक यौगिक है, यानी जल पूछे तो जल क्या है? जल यौगिक है, मिश्रण मत मारिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों,
मिश्रण में देखते हैं, कहता है एक मिश्रण अपने घटक के गुणों को दर्शाता है। उदाहरण के लिए वायु जो कई गैसों का मिश्रण है, उसमें उपस्थित विभिन्न गैसों के गुण को दर्शाती है। यौगिक में देखते हैं दोस्तों, कहता है यौगिक के गुण उसके घटकों से बिल्कुल अलग होते हैं। उदाहरण के लिए जल के गुण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से भिन्न होते हैं। ठीक है, जरा देखते हैं दोस्तों मिश्रण में, कहता है मिश्रण के घटक को भौतिक क्रिया द्वारा सफलतापूर्वक अलग किया जा सकता है। लेकिन यौगिक के बारे में कह रहा है दोस्तों कि यौगिक के घटक को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही अलग किया जा सकता है। इसको आप जो है दोस्तों बढ़िया से खुद देखिएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए और इसको बढ़िया से 1-2 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर की ओर चलते हैं दोस्तों, बिलियन की ओर दिया हुआ है, थोड़ा इसी में भी देखिएगा। बिलियन के बारे में कह रहा है दोस्तों, कहता है वे बिलियन जिन्हें अर्धपारागम झिल्ली मेम्ब्रेन के द्वारा पृथक करने पर परासरण क्रिया संपन्न नहीं होती है, क्या कहलाते हैं? उसे समपराशरी बिलियन कहते हैं, समपरासारी बिलियन। ठीक है, समपरासारी बिलियन कहते हैं। आगे देखिएगा, आगे प्रसारण के बारे में बताया गया दोस्तों, कहता है प्रसारण जो है दो भिन्न सांद्रता वाले घोलों के मध्य होने वाली एक प्रकार के विसरण की क्रिया है जो अर्धपारागम झिल्ली के द्वारा होती है। इसमें विलायक के कण कम से कम जो है विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। ये जो है परासरण के बारे में बताया है। आगे देखिएगा दोस्तों, कहता है एल्कोहल व जल के विलयन में 45% पानी व 55% एल्कोहल है। ठीक है, विलयन में कौन सा पदार्थ विलेय व कौन सा विलायक होगा, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी विलेय और एल्कोहल जो है विलायक होगा। पानी विलेय है और एल्कोहल क्या है, विलायक होगा। आगे देखिए दोस्तों, कहता है विलेय और जो है विलायक में कुछ अंतर दिया हुआ है। कहता है वे पदार्थ जो विलायक में घुले रहते हैं उसे क्या कहते हैं, विलेय कहलाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो विलायक में घुले रहते हैं उसे विलेय कहते हैं। किसी विलयन में विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा कम होती है। जल और नमक विलयन में जल विलायक तथा नमक विलेय है। इस प्रकार आर्द्र वायु में जल वाष्प विलेय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता वह पदार्थ जिसमें अन्य पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है, ठीक है, विलायक कहलाती है। वह पदार्थ जिसमें अन्य पदार्थों की घोलने की क्षमता होती है विलायक कहलाती है। किसी विलयन में सर्वाधिक मात्रा में विलायक होती है और विलयन के अन्य पदार्थों इसमें घुले होते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है याद रखिएगा, मेन पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे जो है पृथक्करण के विधि के बारे में बताया गया है, देखिएगा। ठीक है, कहता तारपीन के तेल, यूकेलिप्टस के तेल आदि के निष्कर्षण तथा शोधन किस विधि के द्वारा किया जाता है? राइट आंसर होगा भाप आसवन विधि के द्वारा। ठीक है, तारपीन के तेल, यूकेलिप्टस का तेल आदि का निष्कर्षण जो है भाप आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। आदि का निष्कर्षण तथा शोधन दिया हुआ है भाप आसवन विधि के द्वारा। आगे देखिएगा, कहता है डाई से रंगों को पृथक करना किस प्रक्रिया से संबंधित है? राइट आंसर होगा क्रोमैटोग्राफी। डाई से रंगों को पृथक करना क्रोमैटोग्राफी प्रक्रिया से संबंधित है। आगे देखिएगा, कहता जिन मिश्रणों के अवयव की अवशोषण क्षमता अलग अलग होती है उनको पृथक करने के लिए किस तकनीक का उपयोग करते हैं? राइट आंसर होगा वर्ण लेखन तकनीक का। ठीक है, वर्ण लेखन तकनीक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण लेखन तकनीक की खोज किसने की थी? राइट आंसर है मिखाइल स्वेट। ठीक है, मिखाइल स्वेट, वर्ण लेखन तकनीक की खोज मिखाइल स्वेट ने किया था। नेक्स्ट, किसी द्रव में अविलय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर होगा अपकेंद्रीकरण का। किसी द्रव में अविलय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांच प्रयोगशाला में रक्त की जांच को किस अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है? राइट आंसर होगा अपकेंद्रण। ठीक है, जांच प्रयोगशाला में रक्त की जांच जो है अपकेंद्रण प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। आगे देखिएगा, एरोसोल क्या है? एरोसोल क्या है? कहता है किसी गैस में द्रव या ठोस कणों के परिक्षेपण से बना कोलाइड है। ठीक है, किसी गैस में द्रव या ठोस कणों के परिक्षेपण से बना कोलाइड को ही एरोसोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल और चौक जिसे खड़िया भी कहते हैं के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो जल और चौक के मिश्रण को अवसादन विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, कुछ तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे दिया हुआ है अवसादन एवं निस्तारण के बारे में बताया गया है, देखिएगा।
कहता है जब किसी द्रव मिश्रण को कुछ समय के लिए अस्थिर छोड़ दिया जाता है तो मिश्रण के अघुलनशील पदार्थ बर्तन के तली पर एकत्र हो जाते हैं। यह प्रक्रिया अवसादन कहलाती है तथा ऊपरी ऊपरी द्रव को पृथक कर लेना निस्तारक कहते हैं। ठीक है, जो ऊपरी द्रव है उसको पृथक करके अलग कर लेना ही क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। अच्छा, पृथककरण के कुछ विधि दिया हो दोस्तों, देखिएगा कौन कौन से विधि है। जैसे में आपको दिख रहा होगा दोस्तों, है ना, छोटा करना पड़ता है, मजबूरी है। कहता है समुद्री जल से नमक के शोधन में, समुद्री जल से जो नमक के शोधन होता है ना, वह जो है क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसमें जो है क्या लिखा हुआ आगे, कहता अशुद्ध नमूनों से फिटकीरी के क्रिस्टल का पृथक करना, अशुद्ध नमूनों से फिटकीरी के क्रिस्टलों के पृथक करना क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। कच्चे तेल से ईंधन के विभिन्न रूपों का पृथककरण तथा एल्कोहल, साबुन आदि के निर्माण, ये सभी जो होता है आसवन प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिसे कहते हैं डिस्टिलेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन या फिर आसवन। पेट्रोलियम उत्पादों को विभिन्न घटक का पृथक करना, पेट्रोलियम उत्पाद है उसको विभिन्न घटक जैसे पेट्रोल और डीजल आदि को पृथक करना प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक रंगों तथा डाई के वर्णक के पृथक और रक्त से नशीले ड्रग्स का पृथक, रक्त से नशीले ड्रग का पृथककरण करना वर्ण लेखन विधि के द्वारा, जिसे क्रोमेटोग्राफी के रूप में जानते हैं। कपूर, शुष्क बर्फ, आयोडीन, नेप्थालीन, शुष्क बर्फ और सैलिसिलिक अम्ल, मर्क्यूरी क्लोराइड, एंथ्रासीन एंथ्रासीन आदि का जो पृथक्करण होता है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, अशुद्ध जल का शुद्धिकरण करने में, अशुद्ध जल का शुद्धिकरण जो होता है निस्यादन के द्वारा यानी फिल्ट्रेशन की विधि के द्वारा किया जाता है। डेयरी और घरों में दूध से मक्खन निकालना, ठीक है, रक्त व मूत्र के परीक्षण के लिए विभिन्न संघटक का पृथक्करण, ये सभी जो होता है अपकेंद्रण विधि के द्वारा होता है। आगे देखिएगा दोस्तों, चंदन का तेल, एनिलीन, तारपीन का तेल, यूकेलिप्टस का तेल आदि का निष्कर्षण जो है भाप आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। आगे देखिएगा दोस्तों, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों एनसीईआरटी का सभी क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा होगा। हालांकि देखिए आजकल तो एग्जाम ही थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा पुल्टा पूछता है। ठीक है, मतलब कि लेंथ है मतलब लॉन्ग वाइज पूछता है। ठीक है, पर लॉन्गेज वाइज पूछ रहा है आजकल जो है। तो जब तक ये सभी अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा जब तक जो है काम नहीं चलेगा। इसलिए जो है एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन जो है बढ़िया से देखिए। ठीक है, रिजल्ट तो होगा ही। आगे देखिएगा, मिश्रण के घटक को क्वथनांकों की भिन्नता का उपयोग करते हुए किसी मिश्रण के घटक को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, उसे प्रभाजी आसवन कहते हैं, प्रभाजी आसवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थिर अशुद्धियों को हिलाए बिना जल की स्वच्छ परत को हटाना क्या कहलाता है, तो उसे निस्तारण कहते हैं। ठीक है, अस्थिर अशुद्धियों को हिलाए बिना जल के स्वच्छ परत को हटाना निस्तारण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक व मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है, ठीक है, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ठीक है, नमक और मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा। विसरण तथा निसरण, विसरण तथा निसरण में क्या संबंध है बताइएगा, तो निसरण किसी सूक्ष्म छिद्र से होने वाला विसरण है, निसरण जो है किसी सूक्ष्म छिद्र से होने वाला विसरण है। आगे देखिएगा, कहता है सैलिसिलिक अम्ल, आयोडीन, पोटेशियम क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, शुष्क बर्फ आदि का पृथक्करण विशुद्ध यौगिक से किस विधि के द्वारा होता है, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। ठीक है, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है बाष्पन से ठंडक क्यों उत्पन्न होती है, बाष्पन से ठंडक क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि द्रवों की सतह से होने वाले बाष्पीकरण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसमें ताप क्या होता है, कम हो जाता है, जिसमें ताप कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के उपचार में ओजोन की प्रक्रिया कहलाती है, जल के उपचार में ओजोन की प्रक्रिया बीज संक्रमण कहलाता है। ठीक है, बीज संक्रमण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह ठोस से जो है द्रव में परिवर्तन जो होता है उसे गलन कहते हैं, द्रव से गैस में जो परिवर्तन होता है उसे बाष्पीकरण कहते हैं, और द्रव से ठोस में जो परिवर्तन होता है उसे फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, फ्रीजिंग। आगे देखिएगा दोस्तों, गैस से ठोस में परिवर्तन निक्षेपण कहते हैं, गैस से ठोस में परिवर्तन निक्षेपण कहते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला चैप्टर है दोस्तों परमाणु संरचना। ठीक है, परमाणु संरचना देखिएगा, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कहता है पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, राइट आंसर होगा ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने। पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत जो है जॉन डाल्टन के द्वारा 1803 में प्रस्तुत किया गया था।
अगला देखते हैं, परमाणु अभाज्य है, यह किसने प्रस्तावित किया था? राइट आंसर होगा जॉन डाल्टन ने। परमाणु अभाज्य है, यह प्रस्तावित जो है जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने प्रस्तुत किया था? राइट आंसर एरविन श्रोडिंगर ने। एरविन श्रोडिंगर ने 1926 में प्रस्तुत किया था परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार। आगे देखिएगा, एक परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? एक परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक परमाणु के 3 आधारभूत तत्व कौन से हैं? राइट आंसर होगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु में कौन सा मूलकण समान संख्या में उपस्थित होते हैं? राइट आंसर होगा दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समान संख्या में उपस्थित होते हैं। आगे बढ़िएगा, कहता है परमाणु नाभिक के अवयव कौन से है? परमाणु नाभिक के अवयव कौन सा है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु नाभिक के अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर होगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। आगे देखिए दोस्तों, कुछ पैराग्राफ में दिया हुआ है, कहता नाभिक में उपस्थित होने के कारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहलाता है। ठीक है, नाभिक में उपस्थित होने के कारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु संख्या वास्तुतः क्या होती है? बताइएगा। राइट आंसर होगा उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? राइट आंसर होगा 1:1837। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के अनुपात 1:1837 होता है। किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अणु। किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई अणु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया? डाल्टन ने अणु को यौगिक परमाणु नाम दिया है। डाल्टन ने अणु को यौगिक परमाणु नाम दिया है। आगे देखिए दोस्तों, न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है, इसका खोज किसने की थी? राइट आंसर होगा पाउली ने खोज किया था न्यूट्रिनो खोज। न्यूट्रॉन ने दोस्तों न्यूट्रिनो है। ठीक है, न्यूट्रिनो जो है एक अस्थायी कण है, इसका खोज पाउली ने 1930 में किया था। पाउली ने 1930 में किया था। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाई मेसॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो तथा एंटी न्यूट्रिनो आदि मूल कणों की प्रकृति कैसी होती है? तो पाई मेसॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की मूल कणों की प्रकृति अस्थायी होती है। कैसा होता है? तो अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो इसका अर्थ है? राइट आंसर होगा वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन का परित्याग किया जाता है। वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन के परित्याग किया जाता है। कुछ पैराग्राफ में दिया हुआ दोस्तों देखिएगा, कहता किसी तत्व के नाभिक की द्रव्यमान संख्या उस तत्व के परमाणु संख्या से अधिक होती है। ठीक है, किसी तत्व के नाभिक की द्रव्यमान संख्या जो होता है उस तत्व के परमाणु संख्या से अधिक होता है। अच्छा, कुछ अपरमाणविक कण के बारे में बताया गया दोस्तों। ठीक है, उसी के बारे में बहुत सारी चीज बताया गया है, जैसे में इलेक्ट्रॉन का जो है मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है दोस्तों -1.6022 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है प्लस में 1.6022 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं दोस्तों। आवेश तो बता चुके हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश, प्रोटॉन पर प्लस आवेश और न्यूट्रॉन पर 0 आवेश दिया हुआ है सब तो है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करते हैं तो 9.1094 × 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67262 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन के द्रव्यमान भी लगभग जो है प्रोटॉन के समान ही होता है, थोड़ा सा बहुत अंतर होगा लेकिन लगभग समान होता है। यहाँ पर देखिए 2 है तो केवल यहाँ पर 3 है, लगभग बराबर ही होता है। ठीक है, अच्छा ये तो आपको जो है द्रव्यमान हो गया दोस्तों किलोग्राम में। अगर इसका खोजकर्ता की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता जे थॉमसन है, प्रोटॉन की खोजकर्ता गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोजकर्ता चैडविक है। आगे बढ़े दोस्तों, कुछ पैराग्राफ में दिया हुआ है देखिएगा। प्रोटॉन की खोज जर्मन वैज्ञानिक गोल्डस्टीन के द्वारा 1886 में
ठीक है, 1886 में की थी, परंतु इसका नामकरण जो है 1920 में न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। दोनों याद रखिएगा, इसका जो खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया था तथा नामकरण जो है रदरफोर्ड के द्वारा 1920 में किया गया था। अच्छा, एक कुछ वर्ड दिया गया है क्वार्क। क्वार्क क्या है इसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, कहता क्वार्क एक मौलिक कण है। क्वार्क एक मौलिक कण है। क्वार्क अन्य क्वार्क कणों से संयुक्त होकर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आदि हेड्रॉन कणों का निर्माण करते हैं। क्वार्क स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं क्वार्क? अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज, चौब, ये 6 तरह के जो है क्वार्क हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, इसमें दिया हुआ कुछ द्रव, अणु और क्वार्क तक दिया हुआ दोस्तों, इसको आप लोग जो है देख के ढंग से समझिएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देख के बढ़िया से समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कुछ परमाणु मॉडल जो दिया गया है, परमाणु संरचना के बारे में बताया गया है। कहता है विभिन्न परमाणु मॉडल के आधार पर परमाणु संरचना, जैसे ठोस गोला मॉडल। ठीक है, ठोस गोला मॉडल जो कि जॉन डाल्टन सिद्धांत 1803 में दिया है। नाभिकीय मॉडल जो कि रदरफोर्ड परमाणु सिद्धांत 1911 में दिया है। एक है दोस्तों ग्राहीय मॉडल। ठीक है, ग्राहीय मॉडल जो कि ग्रह के रूप में है। ठीक है, नील्स बोर परमाणु सिद्धांत 1913 में दिया गया था। देखते हैं दोस्तों इन सभी के बारे में, देखिए सब पैराग्राफ में दिया हुआ है, इन सभी के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, पहला क्या था दोस्तों? ठोस गोला मॉडल। इसके बारे में देखते हैं। कहता द्रव अविभाज्य परमाणु से बना है। ठीक है, एक तत्व के परमाणु द्रव्यमान से भिन्न होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, ये सभी आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों एक बार। ठीक है, क्योंकि हमें मतलब इस तरह से हम पढ़ देंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बढ़िया से देखिएगा, तब समझ में आएगा। एक बार हम बोलने से हमें कुछ पता आप लोग को चलेगा नहीं, जब तक आप देख के सही से नहीं पढ़िएगा तो पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, बाकी हम इसका क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। ठीक है, आशा करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। कहता परमाणु संबंधी कुछ मॉडल दिया हुआ है, इसके बारे में क्वेश्चन आंसर है। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? तो बोर का परमाणु मॉडल जो है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के विपरीत दिया हुआ है। ठीक है, बोर के परमाणु मॉडल हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के विपरीत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड द्वारा पतले स्वर्ण पर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? राइट आंसर होगा परमाणु नाभिक की। ठीक है, वर्ष 1911 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने परमाणु में किसकी उपस्थिति को सिद्ध किया है? राइट आंसर होगा परमाणुओं में न्यूक्लियॉन की। ठीक है, रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णन के प्रयोग ने परमाणु में न्यूक्लियॉन की खोज की उपस्थिति का सिद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, कुछ पैराग्राफ में है, देखिएगा। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के भीतर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश निहित रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और वेग दोनों वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और वेग जो है दोनों वृद्धि होता है। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की कोटि कितनी होती है? राइट आंसर होगा 10⁻⁻27 ग्राम। न्यूट्रॉन की द्रव्यमान की कोटि 10⁻⁻27 ग्राम होती है। आगे बढ़ते हैं। तत्व की प्रकृति को किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है? राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा कोष दिया हुआ, कोष, उपकोष एवं कक्षा के बारे में बताया गया है। देखिएगा, कहता ओ कोष में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होगा? तो ओ कोष में जो है भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 50 दिया हो दोस्तों, 50 होगा। ठीक है, किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? तो किसी कोष की क्रम संख्या जो है उस कोष की उपकोष की संख्या व्यक्त करते हैं। ठीक है, किसी कोष की क्रम संख्या जो है उस कोष की उपकोष की संख्या को व्यक्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता किसी परमाणु के विभिन्न कोषों में उसके इलेक्ट्रॉनिक की व्यवस्था क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परमाणु के बाह्य कोष को क्या कहते हैं? तो परमाणु के बाह्य कोष को संयोजी कोष कहते हैं। परमाणु के बाह्य कोष को संयोजी कोष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोष, उपकोष और कक्षक। कोष, उपकोष और कक्षक के बारे में कहता है इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं उस कोष या कक्षा कहते हैं, उसे कोष या फिर कक्षा कहते हैं।
प्रत्येक कोष एक अथवा अधिक उपकोषों में विभाजित होता है, जिसे SPDF अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रत्येकता यानी सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है? कक्षक कहलाता है। आगे बढ़े दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राइट आंसर होगा 2n स्क्वायर। ठीक है, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर हो सकता है। तो अभी आप जो है इसके बारे में थोड़ा सा देखिए दोस्तों, कोश, उपकोश और कक्षा के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर दिया, देखिए मतलब ये जो फर्स्ट कक्षा दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है, यहाँ पर थर्ड दिया हुआ है, यहाँ पर फोर्थ दिया हुआ है। ठीक है, अभी ऊपर हम लोग देखें दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनों को अधिकतम संख्या निकालने का सूत्र 2n स्क्वायर होता है। तो अगर पहला कक्षा की बात करते हैं, पहला उपकोष की बात करते हैं, तो फार्मूला 2n स्क्वायर रहेगा फार्मूला। तो 2 गुने n के मान बंद रखने के लिए कर रहा है, तो n के मान बन के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी पहला उपकोष में जो है अधिकतम जो है 2 इलेक्ट्रॉन से फालतू नहीं हो सकता है। अच्छा, द्वितीय उपकोष की बात करते हैं दोस्तों, तो उसी तरह 2n स्क्वायर, तो 2 गुने n के मान देखिए 2 रखने के लिए कर रहा है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 है ना, तो 4 दूनी 8, यानी द्वितीय उपकोष में जो है अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन से फालतू नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह जो है तृतीय इलेक्ट्रॉन की बात कर लेंगे दोस्तों, तो 2 गुना n के मान कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, यानी कितना? 18, यानी तृतीय इलेक्ट्रॉन में जो है मतलब तृतीय कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन से फालतू नहीं हो सकता है। तो इसी तरह ये आपको समझाया गया है और वही चीज आपको नीचे भी समझाया गया है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं, ऊपर देखते हैं कुछ क्वेश्चन होगा, देखिएगा क्या कहता है। अधातुओं की बाह्यतम कक्षा में सामान्यतः कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अधातुओं की बाह्यतम कक्षा में सामान्यतः 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राइट आंसर होगा 8। 8 से फालतू नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वांटम संख्या के बारे में बताया गया है। देखिएगा क्वांटम संख्या कहता है रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या किसे प्रदर्शित करता है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है चक्रण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऊर्जा विकिरण अथवा ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण निरंतर न होकर के अनिश्चित छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, जिसे क्वांटा कहते हैं। क्वांटा अथवा जो है फोटोन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कर रहा है देखिएगा, किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो यह नियम जो है पाउली के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, पाउली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्जन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो अपवर्जन का सिद्धांत जो है वॉल्फगंग पाउली के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वॉल्फगंग पाउली के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था अपवर्जन का सिद्धांत। आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि अपवर्जन का सिद्धांत जो है पाउली के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था या फिर प्रतिपादित किया गया था। प्रतिपादित दिया हो दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में होते हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों की स्थिति में क्या परिवर्तन होता है? राइट आंसर होगा दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण में होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कहता है ऐसी क्वांटम संख्या जो उपकोष की आकृति को निर्धारित करती है क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्वांटम संख्याएं प्रदर्शित करता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है कक्षकों की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। कक्षकों की अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परमाणु के कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम किस सिद्धांत द्वारा निर्धारित होता है? राइट आंसर होगा अपबाहु के सिद्धांत के द्वारा। अपबाहु के सिद्धांत के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ अपबाहु के नियम के बारे में बताया गया दोस्तों। देखिएगा, उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को प्रवेश करने का क्रम निम्न ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं की ओर होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा स्तर वाले उपकोष अथवा कक्षकों में भरे जाते हैं और उसके पश्चात इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा स्तर वाले उपकोषों अथवा कक्षकों में भरे जाते हैं। ये जो है अपबाहु के जो है सिद्धांत के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिक के नाम भिन्न भिन्न है? राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। ठीक है,
कहता है वह एक तत्व कौन सा है जिसका समस्थानिक का नाम भिन्न भिन्न है, तो वह तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। इसका समस्थानिक कौन सा है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये तीनों जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक है। आगे बढ़ते हैं, कहता हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव होता है, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव होता है, तो ट्रिटियम जो है रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, बड़ा क्वेश्चन में पूछा गया बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है लेकिन जिसकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, क्या कहते हैं, तो उसे समभारिक कहते हैं, समभारिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, कहता है परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु समस्थानिक कौन सा है, राइट आंसर होगा U-235। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु समस्थानिक U-235 है। आगे बढ़ते हैं, किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किन कणों की भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है, राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन की, ठीक है, न्यूट्रॉन की। आगे बढ़िएगा, किसी विकिरण के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप समभारिक उत्पन्न होते हैं, किस विकिरण के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप समभारिक उत्पन्न होते हैं, राइट आंसर होगा बीटा किरण, ठीक है, बीटा किरण। करते हैं, देखिएगा, कहता है जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान व परमाणु भार भिन्न भिन्न हो उसे समस्थानिक कहते हैं या फिर आइसोटोप कहते हैं, एवं जिन तत्वों के परमाणु भार समान व परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो उसे समभारिक कहते हैं, ठीक है, जिसका भार समान हो उसे समभारिक कहते हैं। इसी में नीचे दिया गया है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक मतलब तत्वों के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, तत्वों के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या जितना रहेगा वही उसका परमाणु क्रमांक कहलाएगा। अच्छा, परमाणु भार के बारे में क्या दिया गया है, कहता तत्वों के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या को जोड़ देंगे वही क्या आएगा, परमाणु भार के रूप में आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जिनके परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार अलग अलग हो किंतु उसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो तो उसे क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है, जो समान होगा वही तो होगा, है कि नहीं। तो परमाणु क्रमांक परमाणु भार अलग अलग है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा तो सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का प्रथम नाभिकीय मॉडल किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, तो परमाणु का प्रथम नाभिकीय मॉडल जो है रदरफोर्ड के द्वारा 1911 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन में सबसे भारी कण कौन सा है, अल्फा बीटा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में सबसे भारी कण अल्फा कण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, तो याद रखिएगा पोलोनियम के जो है सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन आयन और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं उनको क्या कहा जाता है, राइट आंसर होगा सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, जिन आयन और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं दोस्तों, आ गया है संयोजकता एवं रासायनिक बंधन, ठीक है, संयोजकता एवं रासायनिक बंधन। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर संयोजकता के बारे में पहले बताया गया है, क्या कहता है किसी तत्व के अन्य तत्वों के साथ संयोजन क्षमता क्या कहलाता है, तो संयोजकता कहलाता है, किसी तत्व के अन्य तत्वों के साथ संयोजन की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक आबंध का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, राइट आंसर होगा कौशल एवं लुईस ने, कौशल एवं लुईस ने प्रस्तुत किया था। इसमें आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें दिया हुआ संयोजकता के प्रकार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, पहला तो विद्युत संयोजकता दिया हुआ है, इसमें लिखा है कि दो परमाणु के मध्य संयोजी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से उत्पन्न संयोजकता, ठीक है। दूसरा नंबर में सह संयोजकता जिसे कोवैलेंसी, दो परमाणुओं के मध्य संयोजी इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से उत्पन्न संयोजकता क्या कहते हैं, कोवैलेंसी यानी सह संयोजकता। आगे दिया हुआ दोस्तों उप सह संयोजकता मतलब इस प्रकार के संयोजकता में साझा किया गया इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही परमाणु से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, उसे उप सह संयोजकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्कृष्ट गैसों की सह संयोजकता कितनी होती है, उत्कृष्ट गैसों की, सॉरी दोस्तों बोलने मिस्टेक कर गए, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता जो है कितनी होती है, ठीक है, तो कितनी होती है, शून्य होती है, ठीक है, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, राइट आंसर होगा ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता बढ़ती है, ठीक है, ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में किस श्रेणी के तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, राइट आंसर होगा लैथेनाइड्स तथा एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व,
ठीक है। वर्ष सारणी में किस श्रेणी के तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? तो लैथेनाइड तथा एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कहता है आगे देखिएगा, किसी तत्व के संयोजकता की गणना किस आधार पर की जाती है? राइट आंसर होगा परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर। परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर। आगे बढ़ते हैं, वह कौन सी उत्कृष्ट गैस है जिसके परमाणु के अंतिम कक्षा का अष्टक पूरा न होते हुए भी उसकी संयोजकता शून्य होती है? राइट आंसर होगा हीलियम। ठीक है, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, कहता है किसी परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आंतरिक कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। आंतरिक कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड जिसे K4Fe(Cn) का होल 6 में किस प्रकार के बंधन होते हैं? तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड में आयनिक बंधन होते हैं, सहसंयोजक बंध होते हैं और उप सहसंयोजक बंध होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन टेट्राक्लोराइड किस प्रकार का यौगिक है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है सहसंयोजक यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है, देखिएगा आगे। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कुछ रासायनिक बंध के बारे में बताया गया है, जैसे में विद्युत संयोजी बंध। विद्युत संयोजी बंध इसके बारे में दिया गया है, दो परमाणु के मध्य संयोजी इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप निर्मित बंध विद्युत संयोजी या फिर आयनिक बंध कहलाते हैं। अच्छा, विद्युत संयोजी बंध का एग्जाम्पल दिया हुआ दोस्तों सोडियम क्लोराइड NaCl, अमोनिया क्लोराइड और कैल्शियम डाइक्लोराइड, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। तो ये सभी जो है विद्युत संयोजी बंध का उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है। आगे दिया दोस्तों सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध क्या है? कहता है यह परमाणु के मध्य संयोजी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप निर्मित बंध संयोजक बंध कहलाता है। ठीक है। इसका उदाहरण दिया दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन और एथिलीन, ये सभी क्या है सहसंयोजक बंध का उदाहरण दिया हुआ है। आगे दे दो उप सहसंयोजक बंध, ये क्या है? कहता है जब दो समान या फिर असमान परमाणु के मध्य साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही परमाणु से प्राप्त किए जाते हैं तब उप सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ओजोन और अमोनिया क्लोराइड। एक लास्ट है दोस्तों हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध क्या है? कहता है हाइड्रोजन परमाणु एवं किसी विद्युत ऋणात्मक परमाणु के मध्य कार्यरत बल हाइड्रोजन बंध कहलाता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल के रूप में दिया दोस्तों कि हाइड्रोजन फ्लोरोसाइड, सॉरी हाइड्रोजन फ्लोराइड और क्लोरोफॉर्म जल। हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और जल, ये सभी क्या है हाइड्रोजन बंध है। आगे देखिएगा दोस्तों, देखते हैं आगे। कहता है किसी रासायनिक बंध को आयनिक बंध भी कहा जाता है। सॉरी, किस रासायनिक बंध को आयनिक बंध भी कहते हैं? राइट आंसर होगा विद्युत संयोजी बंध को। विद्युत संयोजी बंध को आयनिक बंध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बंध से युक्त यौगिक समयोजकता को प्रदर्शित करते हैं? राइट आंसर होगा सहसंयोजी बंध एवं उप सहसंयोजी बंध से युक्त यौगिक। ठीक है, ये जो है समावयवता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है सहसंयोजक यौगिक के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? राइट आंसर होगा वंडरवाल बलों के द्वारा। वंडरवाल्स बलों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धात्विक ठोसों में परमाणु के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? राइट आंसर होगा धात्विक बंध। धात्विक ठोसों में परमाणु के मध्य जो है धात्विक बंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है? राइट आंसर होगा ग्रेफाइड। ठीक है, ग्रेफाइड वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए भी विद्युत का सुचालक है? तो कौन सा है दोस्तों? ग्रेफाइड है। कहता है यह कार्बन का एक अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, H2O2 O3 Cl2 आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाते हैं? ये सभी जो है अध्रुवीय बंध बनाते हैं। आगे कुछ दिया हुआ है दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होती है? किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होती है? राइट आंसर होगा आयनिक बंध। ठीक है, आयनिक बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी
किस यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक और उप सहसंयोजक 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं? राइट आंसर होगा अमोनिया क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड। अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम ब्रोमाइड ये दोनों में विद्युत संयोजी और सहसंयोजी और उप सहसंयोजी तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक सहसंयोजक यौगिक है। यह जलीय माध्यम में आयनों के पृथक्करण के कारण विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अमोनिया, अमोनिया के बारे में दिया हुआ है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड यौगिक में इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु कौन सा है? राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म में कौन सा बंध उपस्थित होता है? तो क्लोरोफॉर्म में सहसंयोजक बंध यानी हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म में सहसंयोजक बंध और हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एथिल एल्कोहल जल में अत्यंत घुलनशील क्यों होते हैं? बताइएगा, एथिल एल्कोहल जो है जल में अत्यंत घुलनशील क्यों होते हैं? क्योंकि यह जल के साथ जो है हाइड्रोजन बंध बनाता है। क्योंकि यह जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक दुर्बल अंतराण्विक बल कौन सा है? राइट आंसर होगा प्रकीर्णन बल अथवा जो है लंदन बल। ठीक है, प्रकीर्णन बल या फिर लंदन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बंध तथा वंडरवाल्स बंध किस आबंध के उदाहरण है? राइट आंसर होगा भौतिक आबंध के हैं। हाइड्रोजन बंध और वंडरवाल्स बंध जो है भौतिक आबंध के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कर रहा है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति किन तत्वों में समानता रखती है? राइट आंसर होगा अकीरीय गैस से समानता रखती है। किस गैस से? तो अकीरीय गैस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस है जबकि H2O द्रव है। इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या है? जल में हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति। जल में हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति। नीचे कुछ दिया हुआ है दोस्तों, एक पॉइंट में दिया हुआ है, देखिएगा। तथा किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन को लुईस प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, लुईस प्रतीक के द्वारा। तो आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। रासायनिक अभिक्रियाएं के बारे में कहता है दोस्तों कि ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक तथा अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाला नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। उदाहरण के लिए दिया हुआ हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से गैस के संयोग से जल बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब संयोग करते हैं, अभी रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? जल बनता है, क्या? H2O। ठीक है, जो कि एक नया उत्पाद के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी यौगिक की आणविक संरचना प्रदर्शित की जाती है किसके द्वारा? तो अणु सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या दर्शाता है? राइट आंसर होगा मूलानुपाती सूत्र जो है पदार्थ में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का सरलतम पूर्ण संख्या के अनुपात दर्शाता है। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र पदार्थ में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का सरलतम पूर्ण संख्या का अनुपात दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन सा कण प्रभावित होता है? राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई यौगिक सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है तो यह वियोजन अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो यह वियोजन अभिक्रिया जो है प्रकाश अपघटन कहलाता है। प्रकाश अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संवेदक का कार्य कौन करता है? राइट आंसर होगा क्लोरोफिल करता है। प्रकाश संश्लेषक में प्रकाश संवेदक का कार्य जो है क्लोरोफिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन पदार्थों को क्या कहते हैं जो रासायनिक रूप से अपरिवर्तित होते हुए रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करते हैं? ठीक है, राइट आंसर होगा प्रकाश संवेदक। उन पदार्थों को क्या कहते हैं जो रासायनिक रूप से अपरिवर्तित होते हुए रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराते हैं? तो प्रकाश संवेदक। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग हैं। कहता हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो जल अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। ऊष्मा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहता है विस्थापन अभिक्रिया के बारे में कुछ पॉइंट दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को यौगिक से विस्थापित कर देता है तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक है दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें दो भिन्न भिन्न परमाणु या फिर परमाणु के समूहों का आपस में आदान प्रदान करता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है क्या कहलाती है? राइट आंसर होगा उत्कर्मणीय अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है क्या कहलाती है? उत्कर्मणीय अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सहसंयोजक यौगिक के गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि इनके अणु के मध्य दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण बल होते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़े। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं के उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर ऊष्मा शोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का कुछ उदाहरण दिया हुआ दोस्तों देखिएगा। ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है बर्फ का पिघलना, जल का बाष्पीकरण होना, ठोस लवणों का पिघलना। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ये सभी जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं का उदाहरण है। अगर हम ऊष्माक्षेपी की बात करते हैं दोस्तों तो दहन, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम और काष्ठ का प्रयोग दिया हुआ है। दहन में दहन मतलब जलाना, ठीक है, और लोहे में जंग लगना, कार्बन एवं ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होना, और कैल्शियम ऑक्साइड एवं जल से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होना, ये सभी जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिएगा दोस्तों, चैप्टर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ऑक्सीकरण एवं अपचयन, ठीक है, चैप्टर का नाम है। देखिएगा, कहता रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण व अपचयन की संयुक्त अभिक्रियाएं हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन की संयुक्त अभिक्रियाएं क्या कहलाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता हाइड्रोजन के जलने के संबंध अभिक्रियाएं हैं। हाइड्रोजन के जलने के संबंध अभिक्रियाएं क्या है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? तो किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को ही ऑक्सीकरण क्षमता कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह अयस्क से लौह के निष्कर्षण में कौन सी अभिक्रियाएं सम्मिलित होती है? राइट आंसर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लौह अयस्क से लौह के निष्कर्षण में ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं सम्मिलित होती है। आगे बढ़ते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? राइट आंसर हो जाएगा परमाणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, परमाणुओं की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया संतुलन साम्य अवस्था में होती है तो इसका अर्थ क्या है? अग्र तथा पश्च अभिक्रियाएं के दर समान है। अग्र तथा पश्च अभिक्रियाएं के दर समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, देखिएगा आगे। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण के बारे में बताया गया है। देखिएगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहता है प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में सहायता करता है। प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में सहायता करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के दर को कम करके। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के दर को कम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर होगा द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम क्लोरेट को अत्यधिक गर्म करने पर यह किसमें अपघटित हो जाते हैं? राइट आंसर होगा पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। पोटेशियम क्लोरेट को अत्यधिक गर्म करने पर यह पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का कुछ उदाहरण दिया गया है दोस्तों, देखिएगा। क्या उदाहरण दिया गया है? गलन, बाष्पन, ऊर्ध्वपातन। अच्छा, ये जो भौतिक परिवर्तन के बारे में दिया गया, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण दिया गया है गलन, बाष्पन, ऊर्ध्वपातन, संघनन, हिमायन, आसवन। ये सभी जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण दिया गया, फिजिकल चेंजेज। ठीक है, इसी में और आगे देखते हैं दोस्तों कि प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश
7 रंगों में विभक्त होना, ठीक है, ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। विद्युत धारा के प्रवाह के कारण हीटर के तार लाल होना, ठीक है। जल से वाष्प या बर्फ का बनना, जल से वाष्प या फिर बर्फ का बनना, ठीक है। चीनी घोलकर शरबत बनाना, बल लगाने पर एस्पिरिन का आकार बदलाव होना, ये सभी जो दिया गया दोस्तों ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है, भौतिक परिवर्तन का। आगे देखते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में देखते हैं दोस्तों। कहता धातुओं का संक्षारण होना, धातुओं का संक्षारण होना, सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना, दूध से दही बनाना, कच्चे फल का पकाना, ठीक है, शरीर में भोजन का पचना, लोहे में जंग का लगना, और क्या है, अंगूर के रस का किण्वन होना, अंगूर के रस का किण्वन होना, ईंधन का जलना, भोजन का पकना, दूध का फटना, ये सभी जो है रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन का, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, का उदाहरण दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा। कहता लोहे में जंग लगने पर कौन से दो कारक अनिवार्य होते हैं? राइट आंसर होगा ऑक्सीजन एवं नमी, ऑक्सीजन एवं नमी जो है अनिवार्य होते हैं। आगे देखिएगा, जब चांदी को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो यह संक्षारित होकर काली होने लगती है, क्यों? क्योंकि वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया के फलस्वरूप चांदी पर सिल्वर सल्फाइड की परत जम जाती है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी किताबों के कागज किस कारण भूरे रंग का हो जाते हैं? राइट आंसर होगा कागज में उपस्थित सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण के कारण, कागज में उपस्थित सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जटिल कार्बनिक यौगिक का ईस्ट जीवाणु आदि सूक्ष्म जीवों के द्वारा सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो राइट आंसर होगा किण्वन कहलाता है, ठीक है। जटिल कार्बनिक यौगिक का ईस्ट जीवाणु आदि सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होने की प्रक्रिया किण्वन कहलाता है। आगे देखिए, कुछ किण्वन का उदाहरण दिया गया दोस्तों, जैसे में दूध का खट्टा होना, तनु एथिल एल्कोहल से सिरका बनाना, सीरे या स्टार्च से एथिल एल्कोहल का बनाना, दूध से दही का बनाना, ठीक है, और जंतु तथा पादप के मृत अवशेष का सड़ना व गलना, ये सभी जो है किण्वन का उदाहरण है, ठीक है, किण्वन का उदाहरण है। आगे देखिएगा, संक्षारण के बारे में दिया गया है। कहता लोहा, चांदी, तांबा आदि धातुओं से निर्मित वस्तुओं का अम्लों, वायु एवं आर्द्रता आदि के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट होना जो है संक्षारण कहलाता है, ठीक है, संक्षारण। ये धातुएं अपने चारों ओर के वायुमंडल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके ऑक्साइड या फिर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड अथवा सल्फाइड के मिश्रण का निर्माण करती है, ठीक है। स्वर्ण, प्लेटिनम ऐसी धातुएं हैं जो पूर्णतः संक्षारण मुक्त है, इसीलिए आभूषण निर्माण में मुख्यतः इन धातुओं का उपयोग होता है। आगे बढ़िएगा दोस्तों। विकृत गंधिता तथा वसायुक्त एवं तैलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक खुले वातावरण में रखे रहते हैं तो वायु, प्रकाश, आर्द्रता अथवा जीवाणुओं के प्रभाव से उसमें दुर्गंध उत्पन्न होती है, जो मुख्यतः वसा अथवा तेल तथा ऑक्सीकरण के मध्य एक जैविक रासायनिक अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। इन वसाओं का ऑक्सीकरण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नीचे में कुछ पॉइंट दिया गया दोस्तों, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है पेट्रोल, औद्योगिक एल्कोहल, ठीक है, और बेंजीन के मिश्रण को पावर एल्कोहल कहते हैं। तो यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर मेरा मेहनत पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।